सीए बडीज। तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का वन शॉट रिवीजन, जो कि दे सकता है आपको 8 से 12 मार्क्स सिर्फ 3 घंटे की स्टडी में। कल हमने बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए, जैसे ऑडिट रिस्क क्या होता है, आरएमएम क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल एंड इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क के बीच में कंपोनेंट्स देखे हमने। फिर उसके बाद में हमने देखा कि एसए 315 का बेसिक्स क्या है। फिर हमने देखा कि ऑडिट मटेरियलिटी क्या है, ऑडिट मटेरियलिटी इन प्लानिंग कैसे इंपैक्ट करती है, एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या है, एंड मटेरियलिटी के ऐसे को हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया कल। ठीक है, सारे के सारे टॉपिक्स अपन ने कवर किए। एंड अब आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर का अगला पार्ट, विच इज अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। अगेन इसका जो बेस है वो अपन ने 315 जो अपन ने कल पढ़ा था, वो ऑलरेडी ये पॉइंट अपन ने कवर किया है, बट इस पॉइंट के और डीप में जाएंगे आज। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑडिटर के लिए टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट सो दैट ही कैन गिव अ ट्रू एंड फेयर ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब एंटिटी को अंडरस्टैंड करने की नीड क्या है एंड कैसे वो अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, इसके ऊपर पॉइंट्स दिए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क के लिए आपको आ सकता है। घुमा फिरा के केस सिनेरियो देते हैं दैट मिस्टर एक्स is the auditor of a company and before performing the audit of this blah blah blah, ठीक है, and how the auditor is, what is the need for the auditor to understand the entity and its environment। तो ऐसे घुमा फिरा के वर्डिंग्स को घुमा फिरा के क्वेश्चन क्रिएट करते हैं काफी बार इसके ऊपर, तो ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लो। तो सबसे पहले जैसे कि मैं मेंशन कर रही हूँ, आपको लगाना है एस्से हमेशा आंसर के स्टार्टिंग में, एज पर एस्से 315 से चैप्टर नंबर 3 से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको अबाउट द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड द इंटरनल कंट्रोल, इट इज मोस्टली अबाउट एसेस का 300 वाला सीरीज है, 300 वाला सीरीज, चैप्टर नंबर 3 300 वाला सीरीज। एसे मैपिंग का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो एक बार, मैंने डाला है, फ्री रिसोर्सेस आपके लिए दिए हैं, आप जाके यूज कर लीजिए उस चीज को। एंड एसे 315 आपको आंसर के स्टार्टिंग में लगाना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो। ठीक है, the auditor must obtain an understanding of the entity and its environment again to identify and assess the risk of material misstatement. This understanding is critical to plan and perform the audit effectively. Okay, now what auditor needs to understand, auditor को इसके लिए क्या समझना पड़ेगा, क्या ऑडिटर को नॉलेज चाहिए रहेगी किन किन पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले बेसिक ना, अगर आप किसी भी चीज को ऑडिट करने जाते हो, मान लीजिए आप ऑडिटर हो, आपने सीए पास कर लिया है एंड आप ऑडिटर हो एंड आप बड़े एक्साइटेड हो, आपको किस टाइप के कंपनी का ऑडिट मिला है, तो सबसे पहले आप क्या जानोगे, उस इंडस्ट्री का रेगुलेशन जानोगे, उसका अकाउंटिंग फ्रेमवर्क जानोगे, उसका नेचर जानोगे कि भाई किस टाइप का काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, रिटेल कंपनी है, क्या करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, क्या करता है, उसके ऊपर कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्लीकेबल है, उसके ऊपर कौन सा अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है ना, कौन से शेड्यूल के अंदर उसको अपने फाइनेंशियल डेटा को रिपोर्ट करना है। ठीक है, क्या क्या उसको डिस्क्लोजर्स लगाने पड़ेंगे, ये सारा बेसिक नॉलेज है आपको, राइट, होना चाहिए आपको। उसी हिसाब से सारे के सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, सेम पॉइंट्स हैं। ठीक है, so what it is, first of all, industry, regulatory and external factors. Okay, first of all, what the auditor need to understand, he needs to understand industry, regulatory and external factors, which is industry का
Okay, हाँ, which is it includes industry conditions, regulatory environment and general economic factors affecting the entity. अब मैंने आपको ये टॉपिक और भी इजी बनाने के लिए यहाँ पे एग्जांपल्स भी कोट कर दिए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं स्पेशल जो समरी नोट्स है वो स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, which is based on ICAI module and सभी टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड है, and wherever possible have included all the types of examples for your better अंडरस्टैंडिंग, इजी टू अंडरस्टैंड होने के लिए टेबल फॉर्मेट में भी चीजें दी हुई है, तो जल्दी से जाके इसको एक्सेस करो एंड इससे स्टडी करो, यू आर गोइंग टू रॉक इन योर एग्जाम्स। ओके, नाउ एग्जाम्पल क्या है, कंपटीशन, टेक्नोलॉजी चेंजेस, सीजनल एक्टिविटीज, है ना, होता है ना बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल अम्ब्रेलाज ले लीजिए, ठीक है, अभी अम्ब्रेलाज का एक स्पेशल पीक सीजन होता है जहां पे सेल्स बढ़ा हुआ रहेगा एंड बाकी टाइम पे सेल्स ठंडा रहेगा, ठीक है, तो वहां पे उसका एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट करता है क्योंकि सीजनल क्लाइमेटिक चेंज बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, तो ये इस बारे में ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो पहला पॉइंट क्या है, इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। देन नेचर ऑफ द एंटिटी, भाई नेचर ऑफ द एंटिटी क्या है, किसका ओनरशिप है, गवर्नेंस लेवल क्या है, इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या है उसके अंदर, ये सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नेचर ऑफ द एंटिटी में क्या कवर होगा, कवर ऑपरेशंस, ओनरशिप, गवर्नेंस, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग, हेल्प ऑडिटर एक्सपेक्ट व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर्स टू लुक फॉर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के भी यहाँ पे एग्जांपल्स हमने दे रखे हैं, जैसे कि आप रीड कर सकते हो स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप नोट डाउन कर सकते हो आपके बुक में भी। कॉम्प्लेक्स ग्रुप स्ट्रक्चर्स विद सब्सिडियरीज, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ठीक है, न्यू वेंचर्स और एसपीवीज। ओके, देन नेक्स्ट, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। सी बहुत सारे होता है ना कि अकाउंटिंग पॉलिसीज कुछ होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, अकाउंट्स में, तो उसके हिसाब से बहुत सारे कंपनीज को एक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर देना पड़ता है, ठीक है। तो उस हिसाब से सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी हुआ है या नहीं हुआ है, ये चेक करता है ऑडिटर। ऑडिटर चेक इफ पॉलिसीज सूट द बिजनेस एंड फॉलो द फ्रेमवर्क कंसिस्टेंटली। एग्जांपल, चेंजिंग डेप्रिसिएशन मेथड और स्टॉक वैल्यूएशन, ठीक है, वो फीफो लीफो, ठीक है, एवरेज मेथड, ठीक है, पहले फीफो फॉलो करता था बाद में लीफो फॉलो करता है, तो क्यों ऐसा क्यों हुआ, या फिर उसने सही किया या गलत किया है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। फिर नेक्स्ट, objectives, strategies and related business risk. Auditor understand the business plan and risk that could affect financial reporting. For example, expansion into risky markets, heavy dependence on one customer, ठीक है, बहुत सारा माल जो है वो सप्लाई होता है सिर्फ एक ही बड़े कस्टमर को, है ना, तो वहां पे ये जो बिजनेस है वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर कल को वो कस्टमर इनसे खरीदना बंद कर देता है, कोई और कॉम्पिटिटर आ जाता है मार्केट में, तो इन लोगों का जो कोइन कंसर्न वाला ही जो फैक्ट रहेगा ना, वही प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो यहाँ पे उनको अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजीज को भी देखना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस। व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस, ठीक है। ऑडिटर रिव्यूज हाउ मैनेजमेंट ट्रैक सक्सेस एंड इफ दिस कुड क्रिएट प्रेशर टू मिस डेट, फॉर एग्जांपल व्हाट, अरे यार, हाँ, now what, use of EBITDA margin, stock turnover, aggressive profit targets। तो यहाँ पे मोस्टली होता है कि ऑडिटर को ये भी जानने की जरूरत होती है कि कोई अननेसेसरी प्रेशर तो बिल्डअप नहीं हो रहा है कंपनी में कि उसको एक प्रॉफिट टारगेट को रीच करना है एंड उसके वजह से क्या लाइक कंट्रोल है करेंटली कंपनी में, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑडिटर नीड्स टू अंडरस्टैंड। अब जल्दी से एक बार रिवाइज करो, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, व्हाट ऑडिटर नीड्स टू अंडरस्टैंड, ऑडिटर को क्या क्या समझने की जरूरत है, दिस इज गिवन इन एसए 315। फर्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, नेचर ऑफ द एंटिटी,
selection and application of accounting policies, objective strategies and related business risk, measurement and review of performance। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स आपको 5 मार्क्स आके दे सकते हैं। लेकिन अब why understanding the entity and its environment is significant, क्यों ऑडिटर को समझना है? अभी तक तो आपको भी ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि इसके बिना ऑडिटर ऑडिट को प्लान कैसे करेगा, ऑडिटर ये डिसाइड कैसे करेगा कि वहां पे कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स को लगाना चाहिए, कितनी ऑडिट प्रोसीजर्स को लगाना चाहिए। लॉजिक तो यही बोलता है ना हमारा, एक किसी भी एंटिटी को क्यों समझ के लिए हम लोग उसकी वर्किंग को, उसके फ्रेमवर्क को क्यों समझ के लिए, क्योंकि हमें उस चीज का ऑडिट करना है, हमको ओवरऑल प्लान बनाना है। तो बस यही दिया हुआ है। Why understanding the entity and its environment is significant? Understanding the entity and its environment is essential for effective audit planning. लॉजिक से समझा करो, रट्टा मत मारा करो। यहाँ पे किसी भी एंटिटी को समझने की जरूरत इसीलिए होती है ऑडिटर को, क्यों उसको ज्यादा होशियार बनना है क्या? नहीं भाई, उसको ऑडिट को प्लान करना है ताकि सारा जो उसको ऑडिट का काम है वो बहुत ज्यादा स्मूथली हो पाए। ठीक है, then it enables the auditor to identify areas that may require special attention, such as transactions or high risk areas. Of course, अगर auditor ये समझेगा कि उसका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कोई है क्या, ठीक है, उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और फिर ये समझेगा कि कोई परफॉर्मेंस प्रेशर तो नहीं है, ये सारे पॉइंट्स हमने ऊपर पढ़े ना, तो ये समझ के ऑडिटर को क्या मिल जाएगा, वो देखेगा कि कोई हाई रिस्क एरियाज तो नहीं है जो कि उसको स्पेशल अटेंशन देना है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द होल ऑडिट। तो इसीलिए द अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इज so important. Okay, without adequate knowledge of the client's business environment, a proper audit cannot be performed. हाँ भाई, हमारे स्टूडेंट्स इतने होशियार है, मेरे स्टूडेंट्स इतने होशियार है कि ये पॉइंट को समझ सकते हैं और एग्जाम में लिख के आ भी सकते हैं। मैं आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रही हूँ। ठीक है, देन दिस अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स इन व्हाट, पहला पॉइंट तो आप लोगों ने बोल दिया है कि डेवलपिंग एन ओवरऑल ऑडिट प्लान। ठीक है, तो वही है डेवलपिंग एन ओवरऑल ऑडिट प्लान। सेकंड पॉइंट भी आपने बोल लिया है कि भाई रिस्क को आइडेंटिफाई करने में मदद होती है, तो बस वही है स्पॉटिंग पोटेंशियल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अर्ली। अब थर्ड पॉइंट क्या है, डिसाइडिंग ऑन अलोकेशन ऑफ ऑडिट रिसोर्सेज टू एरियाज ऑफ हायर रिस्क। ज्यादा स्किल्ड एम्प्लॉइज को हाई रिस्क एरियाज में रखो और कम स्किल्ड एम्प्लॉइज को लो रिस्क एरियाज में रखो, है ना। तो वो भी अलोकेशन ऑफ ऑडिट रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 1 ऑडिट प्रपोजल्स, हाउ मच टू अलोकेट, है ना, एंड व्हाट टू अलोकेट। ठीक है, ये सारे 4 पॉइंट्स अपन ने कवर किए हैं। अगर अभी तक नहीं देखा तो चैप्टर नंबर 1 भी जाके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ो, मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप उसका एक रेफरेंस छोटा सा लिख सकते हो कि ये क्वेश्चन अलोकेशन ऑफ ऑडिट रिसोर्सेज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। ओके, देन अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑफ कोर्स, कोई भी चीज को समझ लिया, एक बार समझ लिया तो मतलब ये है क्या कि उसमें आगे जाके चेंजेस आ ही नहीं सकते। अरे आपका ऑडिट सब्जेक्ट ही ले लो ना, या फिर आपका लॉ सब्जेक्ट ही ले लो ना, हर अटेम्प्ट के बाद कुछ ना कुछ तो उसमें अमेंडमेंट्स आते हैं। तो इट्स लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ना, इफ यू आर लर्निंग आल्सो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ना। वैसे भी अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इज आल्सो कंटिन्यूअस प्रोसेस, नॉट सो वन टाइम प्रोसेस, बिकॉज ऑडिट करते करते बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए उसको हर बार थोड़ा सा जो भी वो डिसीजन ले रहा है ऑडिटर, वो सभी रिस्क को उसको इंक्लूड करना है उसमें। ठीक है, चेंजेस को इंक्लूड करना है, तो बस वही दिया हुआ है। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इज नॉट अ वन टाइम स्टेप, इट्स अ कंटिन्यूअस एंड डायनामिक प्रोसेस थ्रू आउट द ऑडिट। थोड़ा ऐसे दमदार तो लगना चाहिए ना, इसीलिए वर्डिंग दी है। इट्स अ कंटिन्यूअस एंड डायनामिक प्रोसेस थ्रू आउट द ऑडिट। एज द ऑडिट प्रोग्रेसेस, न्यू इंफॉर्मेशन will come to light which may change the auditor's understanding of risk, require updating the audit plan and procedure, influence the auditor's professional judgment at various stage। Of course, 3 पॉइंट्स है, आपको याद रखने हैं। अगर न्यू इंफॉर्मेशन आती है तो किसमें चेंजेस होगा? देखो, पहले तो ओवरऑल ऑडिट प्लान बना रहा है ऑडिटर, ठीक है, तो उसमें अपडेट देखो, इसको पढ़ने का क्या है सिस्टम। जब भी अंडरस्टैंड करता है एंटिटी को तो वो क्या हेल्प करता है, डेवलपिंग एन ओवरऑल ऑडिट प्लान। बस अंडरस्टैंडिंग करते वक्त क्या होगा, इट रिक्वायर्स अपडेट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान, है ना। फिर स्पॉटिंग पोटेंशियल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इट कैन
चेंज द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क, ठीक है, फिर डिसाइडिंग ऑन अलोकेशन ऑफ ऑडिट रिसोर्सेस, इट कैन influence the auditor's professional judgment at various stage. This is the type which you should study for audit, my dear students. Relate करो points को, हर topic को इतना ये भी अलग topic है, इसमें 3 point है अलग से याद रखो, इसमें 3 point है अलग से याद रखो, नहीं, this is not the system. Keep on interrelating, keep on having the conceptual clarity so that you can interrelate the points. and आपको अगर आपको ये topic याद रहा ना, अगर आपको ऊपर वाला topic याद रहा ना कि why understanding the entity is significant, तो आपका ये जो नीचे वाला टॉपिक है ना, ये आपको ऑटोमेटिकली इसके पॉइंट्स याद हो जाएंगे अगर आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, तो आप इस तरीके से मार्किंग करके पढ़ो, ठीक है। फिर उसके बाद में फॉर एग्जाम्पल डिस्कवरिंग अ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द ऑडिट में रिक्वायर एडिशनल प्रोसीजर्स, ऑफ कोर्स नोटिसिंग अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल रेशियोज में लीड टू मोर टारगेटेड टेस्ट। व्हाट इज दैट कि अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड्स है, अगर फाइनेंशियल रेशियोज मतलब क्या, करेंट एसेट रेशियो, ग्रॉस टर्नओवर, लाइक what you can say, liquid ratio और whatever the financial ratios are, तो उसमें अगर अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड है, यानी कि पिछले साल 5% था, इस साल बढ़ के एकदम से 15 से 20% हो गया है, तो वहां पे क्यों हुए हैं इतने चेंजेस, है ना। तो that might be again one of the reasons. This is just one of the example for your better understanding. अब आते हैं हम लोग इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इससे 315 के हिसाब से हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ एंटिटी को अंडरस्टैंड करने की नीड क्या है, वो कैसे अंडरस्टैंड करेगा, है ना, उससे क्या क्या बेनिफिट होगा, और वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम लोगों ने ये टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अब इस पे अगर क्वेश्चन आया तो आप सॉलिड तरीके से लिख के आ जाओगे एंड सारे मार्क्स हो गए आपके हाथ में। फिर अब है इंटरनल कंट्रोल। ये बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन बहुत इजी टॉपिक है। इंटरनल कंट्रोल कौन देता है, कौन लाता है इंटरनल कंट्रोल, मैनेजमेंट रखता है इंटरनल कंट्रोल, है ना। ये सारा जो पर्सपेक्टिव है ये मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो आपको पॉइंट्स की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल जो है वो ऑडिटर का पार्ट नहीं है भाई, ये इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है मैनेजमेंट का, ठीक है। ये तो ऐसे याद रखना है। एज पर एसए 315 इंटरनल कंट्रोल इज अ प्रोसेस डिजाइन इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट अचीविंग द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव। एक पॉइंट याद रखो, कौन बनाता है, मैनेजमेंट, दोज चार्ज विद गवर्नेंस और अदर पर्सनल। मैनेजमेंट के रिलेटेड है, आराम से डेफिनेशन लिख पाओगे। क्यों बनाते हैं वो, for the reliability of financial reporting, for the efficiency and effectiveness of operations, for the safeguarding of assets and for compliance with applicable laws and regulations, ठीक है। In simple words, internal control means all the system and processes put in place by management to ensure accounts are reliable, operations run smoothly and assets are protected and laws and regulation are followed। ये जो 4 पॉइंट्स है ना, जनरली इसी को सिंपल वर्ड में यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो इंटरनल कंट्रोल कौन बनाता है, दोज चार्ज विद गवर्नेंस बनाता है या फिर मैनेजमेंट बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि सभी के सभी ऑपरेशंस को एकदम स्मूथली रन होना चाहिए। जो भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है उसके ऊपर आपकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए। फिर जो भी एसेट्स है उसका सेफगार्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है ना, फिर इंटरनल कंट्रोल नहीं रहेगा तो कोई भी फ्रॉड कर देगा, है ना, तो फिर वो जो भी है वो लॉसेस में रन करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। फिर सारे लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं या नहीं, ठीक है। अब फिर से वही पॉइंट है गाइस, वही पॉइंट है, पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अभी तो अपन ने 4 पॉइंट पढ़े यहाँ पे ऊपर, वही पॉइंट है यहाँ पे। सी हाउ ICAI plays with you, okay, the portion seems to be vast but all the points are interconnected and you can learn it in a very simpler way, okay। पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल के ऊपर आपको 5 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा तो क्या लिखोगे, रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए ना। फिर इसके बाद में क्या होना चाहिए, इंप्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, प्रोटेक्टिंग एसेट्स फ्रॉम फ्रॉड, कंप्लाइंग विद लॉज एंड रेगुलेशन टू अवॉइड पेनल्टीज। मैं दोबारा से रीड नहीं कर रही हूँ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पॉइंट, ओके, सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, गो थ्रू इट। देन चलिए नेक्स्ट, अब बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल। अब यहाँ पे आ गया ऑडिटर। बनाना किसका काम था, मैनेजमेंट का काम था। समझने का काम किसका है,
ऑडिटर का समझने का काम है। अब ऑडिटर ने अगर मैनेजमेंट के बनाए हुए इंटरनल कंट्रोल्स को समझ लिया तो इससे क्या क्या बेनिफिट हो गया आप बताओ। चलो सिंपल लॉजिक बताओ ना। ऑडिटर क्या कर रहा है, ऑडिट कर रहा है, उसको कुछ प्लान बनाने हैं, कुछ प्रोसीजर्स बनाने हैं, उसको रिस्क आइडेंटिफाई करना है, मटेरियल स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उसको ये फाइंड आउट करना है कि क्या क्या एंटिटी में है ऐसा जो कि उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को इन्फ्लुएंस करेगा, है ना। तो अगर इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर समझ जाता है व्हाट आर द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स किसको मिल रहे हैं यहाँ पे, ऑडिटर को मिल रहे हैं बेनिफिट्स टू अंडरस्टैंड द internal control. तो यहाँ पे auditors understanding of internal control helps to identify types of potential misstatement that may occur in the financial statements, recognize factors that affect the risk of material statement such as weak control in cash handling or revenue recognition, design appropriate audit procedures. समझ रहे हो आप? Okay. Design appropriate audit procedures. Okay, I don't think now these points are really tough to remember. ठीक है, इंटरनल कंट्रोल बनाएगा मैनेजमेंट, लेकिन इंटरनल कंट्रोल जो बनाया हुआ है उसको समझेगा ऑडिटर। ऑडिटर किसके लिए ऑडिट करता है, ऑडिट को, ताकि वो ट्रू एंड फेयर ओपिनियन दे सके। एंड ट्रू एंड फेयर ओपिनियन वो कैसे देगा, ऑडिट प्रोसीजर्स को लगा के, ऑडिट को प्लान करके, मटेरियल स्टेटमेंट को फाइंड आउट करके, ठीक है। तो वही चीज है कि बेनिफिट्स क्या हो गए अगर ऑडिटर ने इंटरनल कंट्रोल को समझ लिया तो he will identify types of potential misstatement, he will recognize factors that affect the risk of material misstatement, and accordingly he is going to decide the appropriate audit procedures, deciding the nature, timing and extent of further audit procedures to effectively address assessed risk. Okay, so cool. Now, what are the limitations of internal control? मतलब कि मैनेजमेंट में जो इंटरनल कंट्रोल लगाया हुआ है उसके लिमिटेशंस क्या क्या है ना। तो यहाँ पे लिमिटेशंस भी ऑडिटर को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो व्हाट डज इट से, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स नो मैटर हाउ वेल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड हैव इनहेरेंट लिमिटेशंस। इनहेरेंट रिस्क तो रहता ही है ना कोई भी चीज को करने में, है ना। तो उसी तरीके से अगर इंटरनल कंट्रोल लगाया हुआ है तो भी वहां पे इनहेरेंट लिमिटेशंस रहने वाले हैं। So they can provide only reasonable assurance, not absolute guarantee that the entity's objectives will be achieved. These limitations arise from several factors. So हमारे लिए क्या important है, factors important है। यहाँ पे मैंने टेबल फॉर्मेट में आपको दे दिया है फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, लिमिटेशन क्या है, सबसे पहले तो ऊपर जो था ना, दे कैन प्रोवाइड ओनली रीजनेबल एश्योरेंस, है ना। सबसे पहला तो देखो यहीं पे फर्स्ट पॉइंट ओनली रीजनेबल एश्योरेंस, ऊपर अगर पॉइंट ऐसा लिख दोगे तो और नीचे भी फर्स्ट पॉइंट वहीं पे लिखोगे फुल मार्क्स। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन, हाउ वेल यू प्रेजेंट इट। ओके, नाउ ओनली रीजनेबल एश्योरेंस व्हाट, इंटरनल कंट्रोल अगर रहता भी है तो रीजनेबल एश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता है। दिस इज वन ऑफ द इनहेरेंट limitations. Then internal control reduces but cannot eliminate the risk of failure to achieve objectives. A sudden fraud may still happen despite controls. ठीक है, फिर ह्यूमन जजमेंट एंड एरर, ऑफ कोर्स ह्यूमन जजमेंट्स एंड एरर्स तो रहेंगे ही ना। अगर उन्होंने इंटरनल कंट्रोल लगाया भी है तो वहां पे हो सकता है कि कुछ गलतियां हो गई हैं उनसे। एंड जैसे कि कैसे गलतियां, लाइक पीपल मेक मिस्टेक्स इन डिजाइन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ कंट्रोल, स्टाफ रॉन्गली एंटर्स सेल्स फिगर। लाइक जैसे स्टाफ को पता चल गया कंपनी का कितना टर्नओवर है और मुझे तो सिर्फ दे रहा है 10,000, ऐसे कैसे हो सकता है, अब तो इस कंपनी का मैं देख लूंगा। ठीक है, तो इस टाइप का भी सिनारियो हो सकता है। फिर उसके बाद में लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, भाई कंपनी वाले ना बहुत ही मतलब बहुत ही ऐसे क्या बोलते हैं कम दिमाग वाले निकले, उनको अंडरस्टैंड ही नहीं हुआ। ठीक है, कंट्रोल्स में फेल इफ एम्प्लॉइज डू नॉट अंडरस्टैंड दैट पर्पस और हाउ टू एक्ट ऑन रिपोर्ट्स, एंड एक्सेप्शन रिपोर्ट इज इग्नोर्ड बाय स्टाफ, है ना। होता है ना कि हम लोग अंडरस्टैंड ही नहीं करते, बस हो जाता है कि बस हमें हाँ ये चीज करते रहना है, पर्पस क्या है वही नहीं पता, बट हम लोग करते रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी हो सकता है कि इट में
फेल। ओके देन कल्यूजन और मैनेजमेंट ओवरराइड, यानी कि टू और मोर एम्प्लॉइज में कल्यूड और मैनेजर्स में ओवरराइड कंट्रोल फॉर पर्सनल गेन। देखो जो भी इंटरनल कंट्रोल के इनहेरेंट लिमिटेशंस है ना, ये आपस में लड़ाइया वाले हैं, है ना। तो ये ऑलरेडी क्या बोलता है, कंपनीज को पता होता है कि ऐसे सब चीजें, ऐसे सब पॉलिटिक्स होने वाली है कंपनी में, जिसके वजह से कहीं ना कहीं पे वो कंट्रोल में गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, तो ये सारे पॉलिटिक्स की बातें हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे याद रखो पॉलिटिक्स, क्या क्या पॉलिटिक्स हो सकती है। दो मैनेजर्स लड़ाई कर सकते हैं, दो एम्प्लॉयज क्या कर सकते हैं, वो लाइक जस्ट लाइक बिना समझ के बस काम किए जा रहे हैं सैलरी के लिए। ठीक है, लेकिन फिर और एक एम्प्लॉय क्या कर सकता है कि गलती से वो लोग सेल्स फिगर को वो देख लेता है और वहां पे खुन्नस में आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैनेजमेंट जजमेंट्स एंड ट्रेड ऑफ। मैनेजमेंट में डिसाइड नॉट टू कंट्रोल एवरी रिस्क एक्सेप्टिंग some to save cost. Company accepts the risk of not ensuring स्मॉल एसेट्स, यानी कि यहाँ पे मैनेजमेंट भी जजमेंट दे रही है। पहले तो ह्यूमन जजमेंट के बारे में उन्होंने नॉर्मल पॉइंट बता दिया कि हाँ इंसान से गलतियां हो सकती है, फिर उन्होंने बता दिया कि हाँ मैनेजमेंट के जजमेंट में भी गलतियां हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, हम मना नहीं कर रहे। फिर स्मॉल एंटिटी लिमिटेशंस, व्हाट इज दैट? Small entity limitations. Small firms can't always segregate duties. Owners may override control easily, है ना। Owners handle both receipts and billing। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा कंपनी नहीं है, तो वहां पे वो बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय नहीं किया है, तो एक ही पर्सन है जो बहुत सारी चीजें हैंडल कर रहा है, तो उस इंसान से गलती हो सकती है। ठीक है, तो वहां पे कंट्रोल भी एक ही पर्सन के हाथ में आ सकता है, जिसकी वजह से गड़बड़ हो सकती है इंटरनल कंट्रोल में। भूलो मत, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल कौन लगाता है? मैनेजमेंट लगाता है। तो जब मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल लगाता है, तो मैनेजमेंट को पता होता है कि कंपनी में ऐसे बहुत सारी पॉलिटिक्स चलते रहती है, जिसकी वजह से लिमिटेशंस होते हैं। तो वो लिमिटेशंस क्या है, फटाफट से पॉइंट को याद करो। ओनली रीजनेबल एश्योरेंस, ह्यूमन जजमेंट, lack of understanding, collusion or management override, management judgment, small entity limitations. I hope this now is clear to you. Next, components of internal control. Bhai, components of internal control very very important. कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है? अब इंटरनल कंट्रोल एज पर एसए 315 अगेन इंटरनल कंट्रोल अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी वाला कोई टॉपिक आएगा, कौन सा ऐसे लिखोगे? एसए 315 मैम, वेरी गुड। Okay, now internal control is divided into 5 components that provide a useful framework for auditor to understand how different aspects of internal control may affect the audit. ठीक है, तो सबसे पहले है कंट्रोल एनवायरनमेंट, फिर है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, फिर है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, फिर है कंट्रोल एक्टिविटीज, फिर है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। डोंट वरी, इन पॉइंट्स को हम लोग बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको ये 5 पॉइंट्स जरूर से याद रखने हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट यानी कि क्या होता है? टॉप लेवल, व्हाट डज इट कवर्स? अगेन पॉइंट्स दिए हैं मैंने, एग्जांपल्स भी दिए हुए। व्हाट डज इट कवर? टोन एट द टॉप, गवर्नेंस, एथिकल कल्चर, integrity, commitment to competent organization structure. Then risk assessment process, how entity identifies and manages business risk affecting financial statement, identifying significance, likelihood and responses. Information system and communication, system and processes to capture, process and report financial data. Then examples are class of transaction, journal entry controls. Control activities, policies and procedures ensuring management directives are carried out, approvals, reconciliation, segregation of duties, monitoring of controls, ongoing evaluations of internal control effectiveness, internal audit, supervisory reviews and external feedback. Okay, समझ में आया? थोड़ा बहुत आ गया तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग इसको आगे पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कंट्रोल एनवायरनमेंट के बेसिस पे है। ठीक है, तो पहले हम लोग नीचे के पॉइंट्स कवर करेंगे, फिर आएंगे वापस से ऊपर। अब सबसे पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट तो समझ के आपको, कौन कंट्रोल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है हमेशा?
जैसे घर में कौन कंट्रोल क्रिएट करता है, द हेड ऑफ द फैमिली, दादाजी है, पापा है ना। तो वैसे ही कंट्रोल एनवायरनमेंट कौन क्रिएट करता है, टॉप लेवल का जो गवर्नेंस है वो। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या सेट करता है, उस कंपनी का वर्किंग, जैसे कि हमारे घर में क्या सेट करते हैं, कैसे काम करना है, कौन सा करियर चूज करना है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। भले ही हम लोग झगड़े करते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट स्टिल कौन सेट करता है, head of the family. So same likewise, the control environment sets the tone of the organization, influencing the control consciousness of its people, है ना। तो what does it includes, it includes governance and management functions and the attitudes, awareness and actions of management and those charged with government। समझ के लो, कंट्रोल एनवायरनमेंट यानी कि क्या, घर का मुखिया तय करता है कंट्रोल एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो वो क्या क्या होगा वहां पे, the control environment set the tone of the organization, influencing the control consciousness of its people। जैसे घर पे अगर कोई कंट्रोल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है तो वहां पे क्या है, हम लोग कैसे बिहेव करते हैं वो सेट हो जाता है ना। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का टोन भी सेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जैसे कंट्रोल एनवायरनमेंट रहेगा उसी तरीके से हमारी थॉट प्रोसेसिंग रहेगी। सेम वे इट इन्फ्लुएंसिंग द कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स कंपनीज पीपल। ये एग्जाम्पल को यहाँ पर रिलेट करना है, बुक में नोट डाउन करके ले लो। What does it include? It includes governance and management functions and the attitude, awareness and actions of management and those charged with governance। ठीक है, हमारा भी जैसे एटीट्यूड वो हैंडल होता है ना, कंट्रोल एनवायरनमेंट जितना स्ट्रॉन्ग तगड़ा रहेगा, जितने स्ट्रिक्ट रहेंगे घर पे, हमारा एटीट्यूड भी उसी तरीके से रहता है, ठीक है। सेम, अ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एनवायरनमेंट इज द फाउंडेशन फॉर द अदर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। भाई अदर कंपोनेंट्स क्या है, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। अदर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल एक्टिविटीज एंड मॉनिटरिंग कंट्रोल्स। तो ये जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है ना, जितना तगड़ा कंट्रोल एनवायरनमेंट रहेगा, जितना वो रहेगा ना, तो दूसरे चीजों पे भी वो ज्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑडिटर्स रोल। अब इन कंट्रोल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट लगाएगा, ऑडिटर को क्या लेना देना है, ऑडिटर को ये लेना देना है कि उसको ऑडिट को प्लान करना है ना। बार बार भूल जाते हो आप लोग, ऑडिट को प्लान करना है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स डिसाइड करने हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट्स को देखना है ना, है ना। तो यही चीज है, ऑडिटर शुड ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड इवैल्यूएट वेदर मैनेजमेंट हैज क्रिएटेड एंड मेंटेन अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर, वेदर द स्ट्रेंथ्स इन कंट्रोल एनवायरनमेंट एलिमेंट्स प्रोवाइड अ साउंड फाउंडेशन फॉर अदर कंट्रोल्स, है ना। जैसे कि बोला गया है ना कि जितना तगड़ा कंट्रोल एनवायरनमेंट रहेगा उतना ही दूसरा जो कंट्रोल्स है ना उस पर इम्पैक्ट करेगा। अगेन ये दो पॉइंट्स को आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, components of control, elements of control environment, not components, elements of control environment। guys ऊपर क्या था, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल था, ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट है। एंड ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूजन होते हैं, पूछते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट के बारे में, लिख के आते हैं इंटरनल कंट्रोल। समझो, कंट्रोल एनवायरनमेंट इंटरनल कंट्रोल का एक पार्ट है, इंटरनल कंट्रोल का एक बेटा है कंट्रोल एनवायरनमेंट, ठीक है। और कंट्रोल एनवायरनमेंट के आपको उसके बच्चों के बारे में आपको पूछ रहे हैं। और कंट्रोल एनवायरनमेंट का सबसे मेन चीज आप समझ के लो, इट इंक्लूड्स ओनली द टॉप लेवल मैनेजमेंट, दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड दोज टॉप पर्सनल्स। तो उसके जो एलिमेंट्स रहेंगे ना वो सारे मैनेजमेंट के रिलेटेड रहेंगे, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड रहेंगे। तो यहाँ पे आप पॉइंट्स को चेक करो एक बार, ठीक है। तो वही सारे एलिमेंट्स रहेंगे कंट्रोल एनवायरनमेंट के। अगर आप लोग मतलब को समझ जाते हो, मैं जो कहना चाहती हूँ वो समझ जाते हो, तो आपको एलिमेंट्स याद रखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है, दादाजी। कंट्रोल एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है, दादाजी है। तो अभी दादाजी मतलब कि टॉप मैनेजमेंट के क्या क्या एलिमेंट्स रह सकते हैं, तो वो क्या है यहाँ पे। अब आप पढ़ो पॉइंट्स, आपको बराबर से याद रहेगा। पहला पॉइंट क्या है, इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज,
बराबर एथिक्स को क्रिएट करता है। कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, बिल्कुल। पार्टिसिपेशन बाय दोज चार्ज विद गवर्नमेंट, मैनेजमेंट का फिलोसफी एंड स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी, एचआर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। अगर आप ये लोग पॉइंट्स अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे आप समझोगे कि ये सारे जो भी पॉइंट्स है ना, ये कहीं ना कहीं पे टॉप लेवल से ही रिलेटेड है। ये यहाँ पे एम्प्लॉइज को बस इंटर रिलेट करता है, उनको ट्रैक करता है कि उनका इन्फ्लुएंस क्या होगा नीचे के एम्प्लॉइज पे, है ना। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है टॉप लेवल की, क्योंकि कंट्रोल एनवायरनमेंट इज ओनली अंडर द हैंड्स ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है ना। I hope you understood this really well. Okay, now what? First of all, टेबल बनाया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ो वीडियो को पॉज करके एंड समझ के लो क्या क्या है। इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, व्हाट इट मींस, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑनेस्टी एथिक्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोड ऑफ कंडक्ट, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, ensuring people have required skills and knowledge, hiring qualified staff, participation by those charged with governance, independent and involved governance, जैसे कि बोर्ड ओवरसाइट, रेगुलर स्क्रूटिनी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फिलोसफी एंड स्टाइल, एटीट्यूड टुवर्ड्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, conservative versus aggressive policies, organizational structure, clear framework of roles, authority and responsibilities, organizational charts, reporting lines, assignment of authority, how duties are delegated and to whom and who reports to whom, authorization hierarchies, approval levels, HR policies, recruiting, training, appraisals and promotions, integrity focused hiring, periodic appraisals, training। ये सारी चीजें आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके याद रखनी ही होगी, इतनी मेहनत तो करनी होगी। एक बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, उसकी वजह से आपको जो मेन पॉइंट्स है ना वो आपको पता चल गया, तो अंदर का लिखने का मैटर विद एग्जांपल्स हमेशा याद रखो। जब भी पॉइंट आएगा, 5 मार्क का क्वेश्चन है, 8 मार्क का क्वेश्चन है, पहले ऊपर एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट पैराग्राफ होना चाहिए आपका, उसके नीचे होना चाहिए नाउ द पॉइंट्स आर फॉलोज, लाइक नाउ द एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट आर एज फॉलोज। सोने पे सुहागा होता है, लगता कुछ नहीं है, आपको आती है ये चीज लिखने, आर एज फॉलोज लिखने आता है लेकिन लिखते नहीं हो। फिर उसके बाद में पॉइंट्स आने चाहिए, एंड पॉइंट्स के बाद में, हर पॉइंट के बाद में एक लाइन छोड़ के एग्जाम्पल, हर पॉइंट के बाद में एक लाइन छोड़ के एग्जाम्पल। एग्जामिनर को समझ में आएगा दैट यू हैव अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड ही विल गिव यू शॉर्ट फुल मार्क्स। दिस इज द टाइप you should write in your exams. Okay, now moving to the next। सबसे पहले तो वापस आ जाओ, इंटरनल कंट्रोल के जो कंपोनेंट्स थे उनके 5 कंपोनेंट्स थे। उसका सबसे पहले कंपोनेंट था कंट्रोल एनवायरनमेंट दादाजी। उसके अंदर के अपन ने सारे के सारे 6 से 7 पॉइंट देखे जो कि थे एलिमेंट्स। नाउ, is a satisfactory control environment an absolute deterrent to fraud? What does it mean? कि एक सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट रहेगा तो वहां पे फ्रॉड नहीं रहेगा क्या? ऐसे होता है क्या? नो, लॉजिक लगाओ ना। चाहे कंट्रोल एनवायरनमेंट जितना भी तगड़ा रहे, ठीक है, चाहे हमारे दादाजी जो है वो कितने भी स्ट्रिक्ट रहे, लेकिन हम लोग वही करेंगे जो हमें करना है। कुछ हद तक हमारे जो डिसीजंस है वो डिपेंडेंट रहेंगे उन पे, लेकिन एक पॉइंट के बाद इट विल नॉट बी डिपेंडेंट। तो वही चीज है, a strong control environment is a positive factor when the auditor assessed risk of material misstatement. However, it is not absolute deterrent to fraud. It may reduce the risk but cannot eliminate it. Yes. Okay, now why not? Deficiencies in control environment can weaken control, especially related to fraud. For example, if management fails to allocate enough resources to IT security, it may allow improper program changes, unauthorized data manipulation, unauthorized transactions, ठीक है, unauthorized transactions। अब नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? द एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अभी ये पॉइंट कहाँ पे था? यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के पॉइंट्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। ये हमने पॉइंट कवर कर लिया है, अब हम लोग इस पॉइंट पे हैं। ओके, नाउ एंटिटीज रिस्क असेसमेंट
process. What does it says? What the auditor check? The auditor must understand if the entity has a process for identifying business risk relevant to financial data, estimating the significance of those risks, assessing likelihood of those their occurrence, and deciding what actions to address these risk. ठीक है, तो यहाँ पे ऑडिटर क्या चेक करता है? एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के लिए ऑडिटर क्या चेक करता है कि भाई बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई किया गया है या नहीं किया गया है, फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उन रिस्क का सिग्निफिकेंस क्या है, फिर अगर ये रिस्क जनरेट हो जाता है तो वहां पे क्या इम्पैक्ट होगा और हमको क्या एक्शन लेना पड़ेगा टू एड्रेस दीज रिस्क। यानी कि अगर ऐसा कोई रिस्क आ भी जाता है तो हम लोग क्या एक्शन लेंगे, हम लोग क्वालिफाइड रिपोर्ट देंगे, हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे, क्या करेंगे हम लोग, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो ऑडिटर चेक करता है। सबसे पहले बताओ क्या चेक करता है? कोई बिजनेस रिस्क है क्या, आइडेंटिफाई, एस्टिमेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दोज रिस्क, कितना इंपॉर्टेंट है, एसेसिंग लाइकलीहुड ऑफ देयर एक्यूरेंस, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा रिस्क होगा, फिर अगर ऐसा रिस्क हुआ तो डिसाइडिंग ऑन एक्शंस टू एड्रेस दिस रिस्क, कि हम लोग ऐसे रिस्क अगर हो सकता है तो हम उसको कैसे ढूंढेंगे और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे। अब ऑफ कोर्स ये क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर से आ जाओ, क्यों ऑडिटर के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है? अरे बाबा वो रिस्क को एसेस कर रहा है ना, वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट को फाइंड आउट कर रहा है ना, तो बस वही है। दिस प्रोसेस फॉर्म्स This process forms the basis of for managing risk, helps auditor identify risk of material misstatement. Okay, now example, what example of when risk may arise or change? Launch of new technology product, adoption of new business model, changes in economy and regulatory environment. Now comes the next, which is our third point of क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? internal control का component पढ़ रहे हैं, the information system and communications relevant to financial reporting। ठीक है, अब यहाँ पे ऑडिटर को क्या समझने की जरूरत है? पहले तो इंफॉर्मेशन सिस्टम की नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो व्हाट द ऑडिटर अंडरस्टैंड? द ऑडिटर्स गेन नॉलेज ऑफ द एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम। अरे ये कर्सर कहीं पे भी जा रहा है यार। चलो, द ऑडिटर gains knowledge of the entities information system and related business processes, including information system में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी मुझे बताओ। इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि इट्स रिलेटेड टू द आईटी वर्ल्ड, इट्स रिलेटेड टू द टेक्निकल वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्निकल्स में उसको क्या क्या ऑडिटर को समझने की जरूरत है? सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस, प्रोसीजर्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इवेंट कैप्चर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जर्नल एंट्रीज, कंट्रोल। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऑडिटर को क्या क्या समझने की जरूरत है? significant transactions, which is class of transactions that materially impact financial statements. Procedures, how transactions are initiated, recorded, processed, corrected and transferred and reported। पूरा का पूरा जो टेक है वो यहाँ पे ऑडिटर को समझना होगा ना। तो क्या प्रोसीजर है, कौन से सॉफ्टवेयर में हम लोग डेटा की एंट्री करते हैं, वहां से हम लोग उस एंट्री का क्या करते हैं, कहाँ पे जर्नल एंट्री करते हैं, कहाँ पे लेक्चर मेंटेन करते हैं, यू नो व्हाट इज द ओवरऑल प्रोसेस। कैसे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग जाते हैं और मांगते हैं ना क्लाइंट से कि भाई फाइनेंशियल डेटा दे दे, तो वो कैसे जनरेट हुआ है, क्या प्रोसीजर है, क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है, ठीक है, क्या इवेंट को कैप्चर कैसे कर रहा है, हाउ सिस्टम रिकॉर्ड्स इवेंट कंडीशन सिग्निफिकेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि अगर एक इवेंट हो गया कि वन ब्रांच ऑफ ओके सो लेट्स से कंपनीज टेक ओवर सम काइंड ऑफ अ फर्म, तो अब इस इवेंट को सिस्टम में कैसा रिकॉर्ड किया गया है, व्हाट हैज द एंट्री व्हिच हैज बीन पास्ड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द प्रोसेस यूज्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन जर्नल एंट्री कंट्रोल, हाउ जर्नल एंट्रीज आर ऑथराइज्ड एंड रिव्यूज। लिसन टू मी वेरी क्लियरली, इंफॉर्मेशन सिस्टम का अगर पॉइंट है तो ऑडिटर के लिए क्या जरूरी है कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, कैसे एंट्रीज रिकॉर्डेड है, कैसे प्रोसेसिंग होती है, हमको जो क्लाइंट लाके दे रहा है कि ये लीजिए हमारी कॉपी
P&L अकाउंट और बैलेंस शीट की जो कॉपी है ये ले लीजिए आप और इसको अब ऑडिट कीजिए इस चीज का। तो वो जो हमें डॉक्यूमेंट दे रहा है वो कैसे दिया हुआ है, इन चीज के पॉइंट्स यहाँ पे है, वही पॉइंट्स यहाँ पे है। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस, प्रोसीजर्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इवेंट कैप्चर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जर्नल एंट्रीज। ओके,